हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है, वो है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, जिसमें बेसिक आपका हो चुका। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या बताया, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कि मान लीजिए किसी भी चालक को अपन आवेश देते हैं, तो बैक वीडियो में आपने क्या देखा था, चैप्टर नंबर 3 में V = KQ/R, ठीक है, ये देखा था कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो उसके विभव के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यानी किसी भी चालक को दिया गया आवेश, किसी भी चालक को दिया गया आवेश, उसमें विभव के वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, नियतांक, वो C लगाया और यहाँ कितना हो जाएगा V। C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ से C = Q/V, ये हो गया। द रेशो ऑफ प्रोवाइडेड चार्जेज एंड वोल्टेज, ठीक है, यानी किसी भी चालक को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत धारिता कहलाता है। एक डेफिनेशन ये बताई, अगर V = 1 वोल्ट है, V = कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। वहाँ से क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी भी चालक को दिया गया वह आवेश का परिमाण जो उसके विभव में कितने वृद्धि कर दे, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, तो वो आवेश का परिमाण क्या कहलाएगा, आपका विद्युत धारिता कहलाएगा। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया कि इसका मात्रक फैराड होते हैं। क्या होता है, फैराड होता है। ये इसका SI मात्रक है। क्या है, SI मात्रक, ये बहुत बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो CGS मात्रक होता है वो होता है स्टेट फैराड। क्या होता है, स्टेट फैराड। और 1 फैराड बराबर होता है आपका 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। यह आपको मैंने बता दिया। आज का नया टॉपिक क्या रहेगा, विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता, विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता। अब समझे, इसमें गोलीय चालक है, ठीक है, चालक है, तो जो भी आवेश देंगे वो चलकर कहाँ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। एक नया वर्ड आया है, विलगित। क्या आया है, विलगित। इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड। क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। तो इसका मतलब क्या होता है आपका कि जो या तो कोई भी चालक है, क्या है, चालक, वो यानी द्रव्य, 2 वर्ड होते हैं, 11th में देखा होगा आपने। एक तो है आपका द्रव्य जो पदार्थ को दर्शाता है, एक है आपका वर्ड ऊर्जा। कोई भी चालक है जो ना तो द्रव्य का ना ही ऊर्जा का आपस में एटमॉस्फेयर के साथ यानी कांटेक्ट नहीं रखता, यानी आदान प्रदान नहीं करता, तो वो क्या होगा, आपका विलगित होगा। क्या होगा, विलगित। यानी उसमें द्रव्य और ऊर्जा का आदान प्रदान वातावरण के साथ नहीं होता, तो ऐसा निकाय क्या होता है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है, विलगित निकाय होता है, ठीक है। इसका वर्ड का मतलब ये है, ठीक है। तो यानी देखिए, समझे, इसमें आपका कोई भी, ये आपका क्या है, एक विलगित गोलीय चालक है। ये आपका गोलीय चालक है। इसको जो भी आवेश दिया जाएगा, इसकी रेडियस मान ली आपने R, कितने मान ली, R। अब इसको जो भी आवेश दिया जाएगा वो आवेश चालक होने के कारण कहाँ जाएगा, सतह पर। एक बात तो ये है। और दूसरी आपने बैक वीडियो में क्या पढ़ी कि यदि किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, और ये विभव कहाँ होगा, इसके सतह पर होगा। कहाँ होगा, सतह पर होगा। तो देखिए, इसको आवेश मान लीजिए आपने क्यों दिया, कितना आवेश दिया, क्यों, वो चलकर सतह पर आ गया, समझे। अब इस क्यों आवेश दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। वो विद्युत क्षेत्र आपने दर्शा दिया इस प्रकार। दर्शाना है तो दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शाना तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। अब इसमें क्या किया है, पहले तो इसकी क्या लिखेंगे अपन, जो भी इसके बारे में बेसिक है, तो बेसिक क्या है, माना कोई गोलीय चालक, माना कोई गोलीय चालक, गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R तथा उसे क्यों आवेश दिया गया है, लिख दे। यानी गोलीय चालक है, उसकी रेडियस कितनी है आपका, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी है, R, और जो भी आवेश दिया गया वो कितना है, क्यों। और आपको पता है जब आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तब विभव में वृद्धि बोलें,
तब विभव में वृद्धि, या क्या कह सकते हैं कि जो आवेश है वो चलकर कहाँ गया, सतह पर। तो यानी चालक गोले के सतह पर, चालक गोले की सतह पर विद्युत विभव, जब इस पर पहले कोई भी आवेश नहीं था तो विभव कितना था, 0। लेकिन इसको जब क्यों आवेश दिया तो वी आवेश, जो वी क्या आया, विद्युत विभव आया, या तो वी यानी विद्युत विभव आया ये बोले, या क्या बोल सकते हैं कि विभव में वृद्धि 0 से कितनी हो गई, वी हो गई। ठीक है। और आप जानते हैं कि चालक की सतह पर विद्युत विभव कितना होता है, V = कितना होता है, के आवेश कितना दिया, क्यों, और यहाँ कितना हो जाएगा, कैपिटल R। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1। या आप के को फॉर्म में लिख सकते हैं, K = क्या होता है आपका, 1/4πε0 हो गया। तो यहाँ से देखिए V = कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। यह हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। आ गए यहाँ तक समझ में। कोई भी विलगित चागोलीय कोश है जिसकी रेडिएशन, जिसकी त्रिज्या R है, उसको क्यों आवेश देने पर आवेश चलकर सतह पर आ जाएगा। सतह पर आने पर उसमें विद्युत विभव में वृद्धि हो जाएगी, और सतह पर विद्युत विभव होता है आपका V = 1/4πε0 Q/R। अब आपको निकालनी क्या है, विद्युत धारिता। क्या निकालनी है, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा से क्या होता है, क्यों बराबर क्या पढ़ा आपने, CV। क्या पढ़ा, Q = CV। तो यहाँ से C = क्या हो जाएगा, Q/V। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 2। तो बताओ यहाँ ये V का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए कितना हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए C की जगह C, Q की जगह Q, मान रखिए V का मान कितना है, 1/4πε0 Q/ कितना हो जाएगा, कैपिटल R। रख दिया मान। Q से Q क्या होगा, कैंसिल। ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो C = कितना हो जाएगा, 4πε0 × R। ये क्या आ गई आपकी, गोलीय चालक की विद्युत धारिता। समीकरण कितनी हो गई, 3। क्या लिख सकते हो, समीकरण 3 ही गोलीय चालक की विद्युत धारिता को व्यक्त करती है। देख के समझे। यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि देखो 4πε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये क्या है, R क्या है आपका, इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या। अब बताओ इस R का मान, देखो यहाँ से समीकरण 3 से क्या है आपका, समीकरण 3 से क्या निष्कर्ष निकला है कि यहाँ से जो C है विद्युत धारिता, वो किसके समानुपाती है, त्रिज्या के क्या है, समानुपाती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C समानुपाती क्या हो जाएगा, R। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ये गोला जितना बड़ा होगा, इसकी त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा इसका आकार होगा, ये उतना ही ज़्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है, क्योंकि विद्युत धारिता क्या होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो बताओ ये जो विद्युत धारिता है क्या आवेश के मान पर निर्भर कर रही है, यहाँ कहीं आवेश आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या यहाँ विभव आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना, जो विद्युत धारिता है वो आवेश के मान तथा विद्युत विभव पर निर्भर नहीं करती। ये चालक के आकार तथा उसकी, कहने का मतलब जो आकृति है, उस पर निर्भर करती है।
जितना बड़ा उसका आकार होगा उसकी विद्युत धारिता उतनी ही अधिक होगी। आ गया समझ में? तो यहाँ से लिख देंगे, ये देखिए समीकरण नंबर कितनी मान सकते हैं इसे 4। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि गोलीय चालक की धारिता चालक के आकार व आकृति पर निर्भर करती है, ना कि आवेश व विभव पर। आ गया समझ में? ठीक है, तो यानी यहाँ से स्पष्ट है कि जितना बड़ा उसका आकार होगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट समझिए कि इसमें क्या आया है आपका एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका? निर्वात की विद्युतशीलता। अब बताइए, अगर माध्यम की उपस्थिति होती है तो उसकी धारिता चेंज होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो इससे यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ से निर्वात की विद्युतशीलता इसमें आई है, तो ये जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है? माध्यम की उपस्थिति पर क्या करती है? निर्भर करती है। और उसको मैं बताऊंगा कि माध्यम की उपस्थिति में धारिता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? धारिता बढ़ जाती है। ध्यान रखना, विद्युत बल घटता है, विद्युत क्षेत्र घटता है, विद्युत विभव घटता है, पर विद्युत धारिता माध्यम की उपस्थिति में बढ़ जाती है। ठीक है, उसका डेरिवेशन अभी कराएंगे। तो देखिए यहाँ से विद्युत धारिता का मान माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। वैसे डिपेंड करने को तो ध्यान रखना क्षेत्रफल पर ही करती है, लेकिन जैसे जैसे डेरिवेशन आएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र आएगा तो वहाँ आएगा बीच की दूरी एंड क्षेत्रफल एरिया, तो वहाँ उसको लिखा देंगे। अभी आपको क्या याद कर रखना है कि आकृति और किस पर निर्भर करती है? आकार पर। माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती, आवेश और विभव पर। क्लियर है? एक और ध्यान रख लेना इसमें कि अन्य आवेश की उपस्थिति पर भी, ये आगे आएगा आपके, अन्य आवेश की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, ये आएगा आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र होगा, वहाँ मैं समझाऊंगा कि अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण विभव का मान घटता है। और हम जानते हैं C = Q/V, जब V का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। अन्य आवेश की उपस्थिति किसी कंडक्टर के पास लाते हैं तो ध्यान रखना उसमें विभव का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि उसमें इंडक्शन आपने मेथड पढ़ा, प्रेरण विधि पढ़ी, तो उस पर जैसे पॉजिटिव है आपका कंडक्टर, क्या है? पॉजिटिव, तो दूसरा वाले पे क्या होगा? नेगेटिव जनरेट होगा। क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज हमेशा विभव में क्या करता है? डिक्रीमेंट करता है, यानी उसमें विभव में क्या करता है? कमी करता है। और विभव में कमी होने से धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अन्य आवेश की उपस्थिति पर भी ये क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, अब इसको समझेंगे। ये लाइन लिखी आपने, विद्युत धारिता का मान माध्यम की उपस्थिति पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो इसमें नोट में लिख दें या रिमार्क में लिख सकते हैं आप। क्या लिखते हैं कि या तो वायु बोले या निर्वात बोले, लगभग सेम है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वायु का भी जो आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो 1.0053 होती है और निर्वात की कितनी होती है? 1 होती है। तो लगभग सेम ही मीडियम होता है, चाहे वायु बोले या क्या बोले? निर्वात। तो लिख सकते हैं वायु या निर्वात में विद्युत धारिता कितनी आई है? ये निर्वात में ही तो आई है विद्युत धारिता। तो C = कितना हो जाएगा? 4πε0 × R। ठीक है, ये समीकरण कितनी हो गई आपकी? 5 हो गई।
माध्यम में विद्युत धारिता, माध्यम में विद्युत धारिता निकालेंगे तो C और क्या लगा दिया M, M का मतलब क्या है, मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 पाई, अब देखिए नॉट आता है तो निर्वात है, वैक्यूम है, अगर एप्सिलॉन आता है तो किसकी उपस्थिति है, माध्यम की उपस्थिति, इनटू क्या आ जाएगा R होगा। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, जानते हैं आप। माध्यम की विद्युत यानी ये कहाँ पढ़ा आपने, चैप्टर नंबर 1 में जब आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ा या परावैद्युतांक पढ़ा, ठीक है। परावैद्युतांक क्या होता है कि माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो यहाँ से देखिए CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाएगा। ये समीकरण कितनी हो गई आपकी 6, और यहाँ क्या आ जाएगा R। तो देखिए समीकरण 5 अपॉन समीकरण 6, समीकरण 5 डिवाइड बाई समीकरण 6, तो कितना हो जाएगा C बाई CM, C बाई CM। तो इसके बाद कितना होगा C बाई CM करेंगे आप, तो यहाँ कर रहे हैं देखिए C बाई CM इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ R हो गई निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता ये रही कितनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। तो बताओ ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा C अपॉन CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R। किसका मान निकालना है, CM का, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो CM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन R इंटू C। तो इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है, तो जब वो इस C से गुणा होगा तो इसका मान बढ़ा हुआ मिलेगा या घटा हुआ, बढ़ा हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला, यदि माध्यम की उपस्थिति होती है तो माध्यम में विद्युत धारिता का मान एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाता है, आ गया। तो यानी इस प्रकार ये निर्भरता है। तो आप ध्यान रखना कि विद्युत यानी कूलाम बल भी घटता है, विद्युत क्षेत्र भी घटता है, विद्युत विभव भी घटता है, बट विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है, आ गया समझ में। और कितना बढ़ जाता है, एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, आ गया समझ में। यह आपका डेरिवेशन था। देखिए फिर से समझ लें एक बार कि कोई भी आपने क्या माना, विलगित गोलीय चालक माना जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी कैपिटल R है। जब उसको क्यों आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है, तो यानी आवेश चलकर कहाँ जाएगा, सतह पर। तो क्या हो जाएगा, सतह पर विद्युत विभव हम जानते हैं V इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन कैपिटल R। विद्युत धारिता की परिभाषा से हम जानते हैं Q बराबर CV, C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 में किसका वैल्यू रख दिया आपने, V की वैल्यू रखी, तो क्या आया C इज इक्वल टू Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये क्या आई समीकरण 3। समीकरण 3 को ही क्या कहते हैं अपन, गोलीय चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करती है आपकी, R पर। R का मतलब है इस गोले का जितना बड़ा होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना छोटा होगा उतनी ही त्रिज्या कम होगी। तो यानी जितना बड़ा होगा साइज में उतने ही आवेश ज़्यादा ग्रहण कर सकता है, यानी उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका निष्कर्ष निकला कि जो C है वो प्रोपोर्शनल R यानी समानुपाती R, तो जितना आकृति और आकार पर निर्भर करती है। आ गया। नेक्स्ट क्या आया इसमें, एप्सिलॉन नॉट। क्या आया, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए अगर यहाँ से ग्राफ बनाना चाहें आप C और R के बिटवीन, तो क्या हो जाएगा, एक पर आप C ले लें और एक पर क्या ले लिया R। जैसे से R का मान बढ़ेगा वैसे ही C का मान बढ़ जाएगा, यानी C प्रोपोर्शनल R। ग्राफ भी बनाना है तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसमें विद्युतशीलता वर्ड आया है, तो अगर माध्यम प्रेजेंट होगा, माध्यम उपस्थित होगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, केवल क्या आएगा, एप्सिलॉन। तो विद्युत धारिता का मान किस पर निर्भर करता है, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात एक और ध्यान रखें कि अन्य आवेश की उपस्थिति पर भी क्या करता है, ये निर्भर करता है। कैसे करता है कि जब किसी कंडक्टर के पास अन्य आवेश लाया जाता है तो उसके विभव के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी होने के बाद क्योंकि हम जानते हैं C इजिकल टू क्यू अपॉन वी, वी का मान जब कम हो गया तो C का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में। यानी यही है आगे जो विद्युत धारिता का लॉजिक है वो यही है कि किसी भी चालक के विभव के मान में कमी करके उसके धारिता का मान बढ़ा देना क्या कहलाता है कि संधारित्र का सिद्धांत होगा। धारिता का मेन लॉजिक यही है चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए अगर माध्यम की उपस्थिति होती है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो एक रिमार्क में क्या लिख देंगे कि निर्वात में विद्युत धारिता तो कितनी हो जाएगी, C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर माध्यम की उपस्थिति होती है तो कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इंटू R। और हम जानते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। जैसे वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, CM इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। तो समीकरण ये 5 और ये समीकरण 6, तो यहाँ से समीकरण 5 अपॉन समीकरण 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C अपॉन CM इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। C अपॉन CM क्या बचेगा आपका, 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, CM इजिकल टू एप्सिलॉन R इंटू C। CM क्या है, माध्यम की विद्युत धारिता, ठीक है, और C क्या है, निर्वात की विद्युत धारिता। तो माध्यम की विद्युत धारिता निर्वात की विद्युत धारिता से कितने गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। ठीक है, एक आप ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आप बात करें पृथ्वी की विद्युत धारिता की, अर्थ की विद्युत धारिता की बात करें तो वो कितनी आती है, या ये बोलें कि मान लीजिए आपका 1 फैराड का, एक मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि फैराड एक विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। क्या आपने 1 फैराड लिया, क्या लिया, 1 फैराड लिया, क्या इसको किसी बॉक्स में किसी अलमारी में रख सकते हैं? तो इसको मैं सिद्ध करा देता हूँ कि इसको नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, उसका रीजन सुने। ठीक है, तो मैं इसको सिद्ध कराता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 1 फैराड धारिता वाले चालक को अलमारी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। यहाँ से किसका मान दिया है आपका सॉल्यूशन में, देखिए सबसे पहले गिवन डाटा क्या है आपका कि 1 फैराड है, यानी धारिता कितनी है उसकी, 1 फैराड। ठीक है, इसके बाद आपको किसका मान निकालना, मान लीजिए आप त्रिज्या का मान देख लें। किसका मान देख लें भाई जी, मान लीजिए 5 मीटर का होगा तो 5 मीटर की तो अलमारी बनवा सकते हैं, 10 मीटर होगा, 15 मीटर, इतना चलता है। देखिए आपको यहाँ से हम जानते हैं कि जो चालक होता है या गोलीय चालक की धारिता C इजिकल टू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ से R का मान निकालेंगे क्योंकि C का मान दिया हुआ है आपको, और यहाँ से R निकालेंगे क्या हो जाएगा, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, K होता है, यानी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो C की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 फैराड है या नहीं, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, 9 गुणा 10 की पावर कितना है, 9। और जब ये फैराड में है, ऐसा ही मात्रक है, तो जो रेडियस होगी वो भी किस में आएगी, मीटर में। तो कितना मीटर आया आपका, R बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, किस में आई है, मीटर में। अब इसको सोच के देखें कि पृथ्वी की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है आपकी, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, यानी पॉइंट में मतलब 6.4 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से मीटर में बदलेंगे तो 6 मीटर। भाई 3 पॉइंट तो इसके और 3 मीटर में कन्वर्ट करा तो 10 पावर 3 उसके, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो बताओ ये त्रिज्या ज़्यादा है या RE अर्थ की त्रिज्या ज़्यादा है, देखो दोनों को, ये त्रिज्या ज़्यादा है, यानी R ग्रेटर देन RE। ठीक है, तो बताओ क्या पृथ्वी जितनी बड़ी है, जितनी उसकी त्रिज्या है, इतनी बड़ी अलमारी बनवा सकते हो, नहीं बनवा सकते। तो यानी और उससे भी बड़ी बनवानी पड़ेगी। ये देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कम है और जो ये बॉक्स बनवाना पड़ेगा उसकी त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव। इतनी बड़ी अलमारी बनवाना क्या है, असंभव है। तो 1 फैराड की धारिता वाले चालक को अलमारी में नहीं रख सकते। तो यानी 1 फैराड धारिता वाले
चालक को अलमारी में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। आ गया समझ में? क्योंकि अगर रखना होगा तो पृथ्वी की त्रिज्या से ज़्यादा बड़ा बॉक्स बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण किया गया, तो उसकी धारिता, बड़ी बूंद की धारिता का कंपेयर करना है छोटी बूंद की धारिता से। तो अपन उससे देखिए, पहले तो छोटी बूंद की त्रिज्या मान लें, छोटी बूंद की त्रिज्या क्या मानते हैं अपन? स्मॉल आर। क्या मान लिया? स्मॉल आर। और बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितना मान लिया? कैपिटल आर। और आपको पता है कि जब 64 छोटी बूंदों से मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई तो एन का मान, बूंदों की संख्या कितनी है इसमें? 64 है या नहीं? और आपको मैंने जब चैप्टर नंबर 3 कराया था, वहाँ कराया था एक बड़ी बूंद का निर्माण कराया जाता है, छोटी बूंद तो विभव क्या होता है, तो वहाँ मैंने त्रिज्या निकलवाई थी। तो क्या होती है वहाँ? आर बराबर एन की पावर 2/3 स्मॉल आर। छोटी बूंदों से मिलाकर अगर बड़ी बूंद का निर्माण कराया जाता है तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होती है? एन की पावर 2/3 इंटू आर। तीसरे चैप्टर में कराया हुआ है। यहाँ से देखिए, आर बराबर क्या होगा आपका? एन का मान कितना है? 64। तो 64 की पावर कितना हो जाएगा? 2/3। कितना हो जाएगा ये? 4 की पावर कितने लिख सकते हैं 64 को? 3। तो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। 3 से 3 क्या हो गया आपका? कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देखिए आपका n का वैल्यू जो होता है r की टर्म में, ये विभव के मान में 2/3 होता है। ठीक है, जो त्रिज्या का फॉर्म है वहाँ कितना होता है आपका? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। तो यहाँ कितना रखेंगे आप? 1/3। यहाँ भी 1 रखेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना आएगा यहाँ से? 4। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल आर चल ही रहा है तो 4 आर, यानी आर बराबर कितना आया? 4 आर आया। हो गया। यानी जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या कितने गुना होगी? 4 गुना होगी। अब धारिता का तुलना करनी है और हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा? C समानुपाती क्या होता है आपका? R। अभी बताया आपका C समानुपाती क्या होगा? R। तो यहाँ से C बिग बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल R। होगा या नहीं होगा? और ये दूसरा क्या हो जाएगा? समानुपाती कैपिटल R। और C स्मॉल बराबर क्या हो जाएगा? छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है आपकी? स्मॉल R। ये आपको डिवाइडेशन करेंगे तो C बिग अपॉन क्या हो जाएगा? C स्मॉल बराबर R अपॉन क्या हो जाएगा? R। वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू क्या है? 4R। तो 4R अपॉन R से R क्या होगा? कैंसिल। यानी वज्र, यानी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये 4 इंटू C स्मॉल आएगा या नहीं आएगा? तो देखिए C बिग बराबर क्या आया? 4 इंटू C स्मॉल। यानी बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? छोटी बूंद की धारिता कितने गुना होगी? 4 गुना। और ये तो अपन जानते हैं कि बड़ी बूंद बड़ी होती है, छोटी बूंद छोटी होती है। तो आपको यही तो पढ़ा था भी कि जितना बड़ा उसका आकार होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो कितने गुना होगी? 4 गुना होगी। ठीक है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला ये आप देख लें और विभव में ध्यान रखना n की पावर 2/3 है। नेक्स्ट अपन करेंगे कैपेसिटर, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।